हेलो दोस्तों, एग्जाम टारगेट परिवार में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछली क्लास में हमने देखा था भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में। आज हम नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। नदी तंत्र के बारे में सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो है हमारा तंत्र सिंधु नदी तंत्र। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। तो देखते हैं कि सिंधु नदी हमारा कहाँ से निकलती है। तो एक यहाँ पे ट्रांस हिमालय का हमने श्रेणी बताया था, कैलाश श्रेणी। कौन सी श्रेणी? कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी में स्थित एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ही हमारी ये सिंधु नदी निकलती है। कौन सा ग्लेशियर है? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। और ये श्रेणी कौन सी है? कैलाश श्रेणी। ये किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। अगर हम स्थान इसमें पूछता है किस स्थान से निकली है, तो स्थान हमारा होगा बोखरचू। कौन सा? बोखरचू नामक स्थान। इसमें क्वेश्चन अलग तरीके से पूछता है, जैसे पूछ लेता है उसमें कि हमारा जो सिंधु नदी है वो किस ग्लेशियर से निकली है। अगर हमारे प्रश्न में पूछता है कौन से ग्लेशियर से निकली है, तो हम क्या आंसर देंगे? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकली है। अगर पूछता है किस स्थान से निकली है, तो हम कहेंगे बोखरचू नामक स्थान से निकली है। अगर पूछता है कि कौन सी श्रेणी से निकली है, तो हमारा आंसर होगा कैलाश। जो हमारी सिंधु नदी है वह बोखरचू से निकलते हुए तिब्बत में प्रवाहित होती हुई भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में जिस स्थान में प्रवेश करती है वह है हमारा स्थान दमचौक। दमचौक नामक स्थान पर ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। दमचौक कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये नदी आगे बढ़ती है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे दो श्रेणियां स्थित है, इन दोनों श्रेणियों के बीच वह प्रवाहित होती है। पहली हमारी वो है लद्दाख श्रेणी। कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। दूसरी है जास्कर श्रेणी। जो सिंधु नदी है यह लद्दाख श्रेणी को कर्व बनाते हुए काटती है और लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। हमारा क्वेश्चन पूछता है कि जो लद्दाख श्रेणी है उसको जो सिंधु नदी है किस स्थान पर काटती है। अगर हम बात करें जिस स्थान पर काटती है, तो वह स्थान कौन सा है? हमारा बुंजी। कौन सा है? बुंजी। बुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटती है और यहीं पे एक बहुत बड़े गाज का निर्माण करती है। गाज का निर्माण करने के बाद ये नदी इन दोनों श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है। ये कौन सी श्रेणी है? पहला है लद्दाख, दूसरा है जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होते हुए ये नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद यह भारत से एग्जिट कर जाती है। जिस स्थान पे भारत से एग्जिट करती है वह स्थान है हमारा चिल्लास। किस नाम से जानते हैं इस स्थान को? यह है हमारा चिल्लास। चिल्लास से ये एग्जिट करती है। चिल्लास से एग्जिट करने के बाद यह नदी पाकिस्तान में प्रवाहित होने लगती है। पाकिस्तान पहुंच जाती है और प्रवाहित होते हुए कराची शहर के पास से यह अरब सागर में पहुंचती है। अरब सागर में यह अपना मुहाना बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे है अरब सागर, यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है और यही बगल में शहर स्थित है जिसका नाम है कराची। कौन सा शहर है? कराची। हमने देखा कि यह कहां से निकलती है? बोखरचू से निकलती है। उसके बाद दमचौक से प्रवेश करती है भारत में और बुंजी से यह लद्दाख श्रेणी को काटती है और लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होते हुए यह चिल्लास से एग्जिट कर जाती है भारत से। उसके बाद यह पाकिस्तान पहुंच जाती है। पाकिस्तान में पहुंचने के बाद यह कराची के बगल से होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो इस प्रकार हमने देखा सिंधु नदी के बारे में। अब यहीं पे हम देखेंगे एक शहर प्रमुखता स्थित है। जो एक शहर है वो है कौन सा? लेह। लेह शहर किस नदी के किनारे है? हमारा सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो 5 प्रमुखता है। पहली है, अगर हम उत्तर से दक्षिण क्रम देखें तो पहला है उत्तर में वो है झेलम नदी। उसके दक्षिण में आएंगे तो मिलेगी हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी के बाद रावी, ब्यास और सतलज। तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं झेलम नदी, झेलम रिवर। तो झेलम रिवर का उद्गम हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में
यहीं पे एक वेरीनाग झील है। वेरीनाग झील के बगल में ही शेषनाग झील है। शेषनाग झील से ही इसका उद्गम हुआ है। यहाँ पे एक शेषनाग झील है। शेषनाग झील से निकलते हुए कर्व बनाती है और आगे बूलर झील से मिल जाती है। यहीं पे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील है। कौन सी है? बूलर लेक, यहीं पे स्थित है। यहीं पे इससे मिलती है। बूलर लेक से मिलने से पहले यहीं पे इस नदी के किनारे कौन सा नगर है? श्रीनगर। श्रीनगर स्थित है यहीं पे। बूलर लेक पहुंचने के बाद यह नदी आगे प्रवाहित होते हुए जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए यह पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पे मुहाना बनाती है चेनाब नदी से मिलके। कौन सा स्थान है? झंग। कहीं कहीं पे जुंग भी लिखा है, कहीं कहीं पे झंग लिखा है। तो हम देखेंगे यही झंग पे स्थित है। उसके बाद यहाँ से कौन सी नदी आती है? हिमाचल प्रदेश से चेनाब नदी आएगी, उसमें अपना ये मुहाना बनाती है। तो हमने देखा कि इसका उद्गम कहां से हुआ है? इसका उद्गम हुआ है शेषनाग झील से। शेषनाग झील से। शेषनाग झील से निकलने के बाद यह नदी प्रवाहित होते हुए बुलर झील पहुंचती है। बुलर झील पहुंचने के बाद यह जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए कहां पहुंच जाती है? झंग नामक स्थान पे पहुंच जाती है, जहां इससे चेनाब नदी आकर। हम चेनाब नदी के बारे में अध्ययन करते हैं। चेनाब नदी का उद्गम दो धाराओं के रूप में हुआ है। पहला है चंद्र, दूसरा है भागा। ये दो धाराएं मिल के चेनाब नदी का निर्माण करती हैं। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, बाड़ा लाचाला दर्रा। कौन सा है? बाड़ा लाचाला दर्रा, यही दर्रा है। यहीं से हम देखेंगे कि दो धाराओं के रूप में निकली है। पहला है चंद्र, दूसरा है भागा। ये दोनों नदियां आके आपस में मिलती है कहां पे? टंडी एक स्थान है। ये कौन सा है? टंडी। टंडी नामक स्थान पे ये मिलती हैं चंद्र और भागा नदियां। मिलने के बाद यह आगे प्रवाहित होती हुई सिंगल धारा के रूप में चेनाब नदी के नाम से जानी जाती हैं। ये पहुंचती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद यह पाकिस्तान प्रवाहित होती हैं और जाके किससे मिल जाती हैं? ये नदी आगे चलकर हमारे झेलम नदी से मिलती है। झेलम नदी से मिलने के बाद यह सिंगल धारा में प्रवाहित होते हुए सिंध नदी में मिल जाती है। सिंध नदी में जहां पे ये मिलती है वह है मीठन कोट। कौन सा है स्थान? मीठन कोट। मीठन कोट नामक स्थान पर सिंध नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम भी लेते हैं झेलम रिवर। झेलम रिवर। और ये हमारा चिनाब रिवर। कौन सा? चिनाब रिवर। और किस स्थान पे मिलती हैं ये? झंग नामक स्थान पे मिलती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इसका उद्गम कहां से हुआ है? बाड़ा लाचाला दर्रे से हुआ है। कौन सा दर्रा है यहाँ पे? बाड़ा लाचाला। बाड़ा लाचाला। बाड़ा लाचाला दर्रे से हुआ है। ये कौन सी नदी है? ये है चंद्र और ये है भागा। दो नदियां हैं। तो इस प्रकार हमने चेनाब नदी के बारे में अध्ययन किया। अब हम देखेंगे इसके जो दक्षिण में स्थित है वो है हमारा रावी नदी। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से ही रोहतांग दर्रे से हुआ है। यहाँ पे एक दर्रा स्थित है जिसे किस नाम से जानते हैं? रोहतांग दर्रा। यहीं से हमारा रावी नदी का उद्गम हुआ है और रावी नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब पहुंचती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से पंजाब पहुंचती है और पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा बनाते हुए यह नदी आगे प्रवाहित होते हुए कहां पे? पाकिस्तान में पहुंच जाती है। पाकिस्तान में पहुंचने के बाद यह नदी आगे चलकर चेनाब नदी से मिल जाती है। कहां मिलती है? चेनाब नदी से मिल जाती है। जिस स्थान पे मिलती है वह स्थान है हमारा सराय सिंधु। कौन सा है? सराय सिंधु। सराय सिंधु नामक स्थान पे ये चेनाब नदी से मिल जाती है। यह कौन सी नदी है? यह है रावी।
रावी रिवर कहां से निकलती है? ये निकलती है रोहतांग दर्रा। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे रोहतांग दर्रा। और किस दो राज्यों में प्रवाहित होती है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होती है। किन दो राज्यों की सीमा बनाती है? जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो हमने देखा कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। अब इसके बाद की जो सहायक नदी है वो है व्यास, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम व्यास के बारे में देखते हैं। तो जो व्यास नदी है वो रोहतांग दर्रे से ही, लेकिन व्यास कुंड से निकली है। दर्रा वही है लेकिन स्थान चेंज हो गया है। कौन सा है? व्यास कुंड। व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड से निकलने के बाद यह नदी दो राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? एक राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश, दूसरा है पंजाब। पंजाब में जाने के बाद यह नदी आगे से आ रही, इसके दक्षिण से आ रही सतलज नदी से मिल जाती है। यह किस स्थान पर मिलती है? हरिके नामक स्थान पर मिलती है। अभी हम जब सतलज नदी दिखाएंगे तो अपना स्थान का नाम लिख देंगे। तो इसके किनारे दो शहर प्रमुख स्थित है, दो घाटियां स्थित हैं। जो पहली घाटी है और जो दूसरी घाटी, पहली घाटी का नाम है, ये है कुल्लू घाटी। कौन सी? कुल्लू घाटी। और जो दूसरी है ये है मनाली, मनाली घाटी। अब हम देखेंगे सतलज रिवर के बारे में। जो सतलज रिवर है यह कहां से निकलती है? सतलज रिवर हमारे राकस ताल से निकलती है। एक मानसरोवर झील है, उसी के बगल राकस ताल है, वहीं से निकलती है। क्या स्थान है? राकस ताल। राकस ताल से निकलती है, तिब्बत में प्रवाहित होते हुए है सिपकिला दर्रे से। एक दर्रा यहीं पे पाया जाता है। कौन सा? सिपकिला दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है? सिपकिला। कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रे से यह प्रवेश करती है सतलज नदी, और प्रवेश करने के बाद यह हिमाचल प्रदेश पहुंचती है, और हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होते हुए यह आगे बढ़ती है पंजाब में। पंजाब में यह जाकर ब्यास नदी से मिल जाती है। जिस स्थान पे मिलती है वह स्थान है हमारा हरिके। कौन सा स्थान है? हरिके। हरिके। यहीं पे एक बांध का निर्माण किया गया है। कौन सा? हरिके बांध। हरिके बांध का निर्माण किया गया है। यहीं से ही हमारा इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कौन सा बांध है? हरिके बांध है। कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो देखेंगे जब यहाँ पे पहुंचती है पंजाब में, पंजाब में पहुंचने के बाद सतलज नदी आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान प्रवेश करती है। पाकिस्तान प्रवेश करने के बाद यह सराय सिंधु के दक्षिण में जाके किससे मिल जाती है? चिनाब नदी से मिल जाती है। तो हमने देखा इसका उद्गम राकस ताल से हुआ है। उसके बाद सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख दर्रा है सिपकिला। सिपकिला से ये एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद यह हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है और पंजाब में जाके ब्यास नदी से मिल जाती है। ब्यास नदी से मिलने के बाद यह आगे प्रवाहित होती हुई जाके कहाँ मिलती है? चिनाब नदी से मिलती है। उसके बाद ये पांचों धाराएं जाके कहाँ पे मिलती है आपस में? मीठन कोट में जाके मिलती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। अब देखेंगे जो उत्तर में स्थित है इसकी प्रमुख सहायक नदियां, उसके विषय में। तो आइए अध्ययन करते हैं। जो उत्तर में यहीं पे ग्लेशियर स्थित है जिसे हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, उसके बगल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है रिमो ग्लेशियर। कौन सा है? रिमो ग्लेशियर। रिमो ग्लेशियर। रिमो ग्लेशियर है। रिमो ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। यह कौन सी रिवर है? यह है श्योक रिवर।
यह नदी कहाँ से निकलती है? रिमो ग्लेशियर से निकल कहाँ पे मिलती है? जम्मू कश्मीर में सिंध नदी से मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे इसकी एक सहायक नदी है नुब्रा नदी, जो सियाचिन ग्लेशियर से निकल के किससे मिलती है? श्योक नदी से मिल जाती है। कौन सी है? नुब्रा रिवर। ये कहां से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकल के किससे मिलती है? श्योक नदी से मिल जाती है। अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में ही उद्भूत हुई एक नदी है गिलगित रिवर, जो कहां पे मिलती है? जम्मू कश्मीर में ही मिलती है। कौन सी नदी है? गिलगित रिवर। यह जम्मू कश्मीर में निकलकर कहां मिलती है? जम्मू कश्मीर में सिंध नदी से मिल जाती है। अब हम देखेंगे इसके यहाँ पे अफगानिस्तान से एक नदी आती है जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी है? वो है काबुल रिवर। एक यहीं पे पर्वतमाला है जिसे हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। कौन सा? हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत से ही नदी निकलती है काबुल नदी निकलकर आगे किससे मिल जाती है? सिंध नदी से मिल जाती है। दो प्रमुख सहायक नदियां इसमें आती हैं। पहला है कुनार नदी। कौन सी? कुनार नदी या कुनार रिवर। उसके बाद है स्वात नदी या स्वात रिवर। यह कौन सी नदी है? काबुल रिवर। कहां से निकलती है? अफगानिस्तान से, हिंदुकुश पर्वत से निकलती है। निकलने के बाद यह सिंधु नदी से मिलती है। इसके पहले दो नदियां इसकी सहायक आ जाती हैं। कौन सी? कुनार नदी और स्वात नदी। स्वात नदी और कुनार नदियों के बीच ये जो क्षेत्र पाया जाता है इसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। ये जो बेसिन पाया जाता है, जो क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ मक्के का उत्पादन ज्यादा होता है और गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है। इसे किस नाम से जानते हैं? हेवन ऑफ पाक या पाक का स्वर्ग। पाक का स्वर्ग। अब इसके दक्षिण में देखेंगे तो एक नदी आएगी। कौन सी है ये? ये है गोमल रिवर। कौन सी है? गोमल रिवर। गोमल रिवर सुलेमान पर्वत से निकलती है। सुलेमान पर्वत से निकलने के बाद गोमल रिवर प्रवाहित होती है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उसके बाद आके सिंध नदी से मिल जाती है। गोमल रिवर और कौन सी? काबुल रिवर, दोनों के बीच में एक दर्रा पाया जाता है जिसे कहते हैं खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। हमने सिंधु नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में अध्ययन किया। अब हम देखेंगे कि जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है उन्हें क्या कहते हैं। जैसे हो गया झेलम और चिनाब की नदी के बीच के जो दोआब क्षेत्र हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो आइए हम दोआब क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो हमारा सिंध नदी है और झेलम नदी है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को कौन सा कहते हैं? सिंधु सागर। कौन सा? सिंधु सागर। कौन कौन सी नदी है? एक है हमारा सिंधु नदी, और दूसरी कौन सी है? ये हमारा झेलम। सिंधु और झेलम के बीच के क्षेत्र को कहते हैं क्या? सिंधु सागर। झेलम और चेनाब के बीच के क्षेत्र को, झेलम और चेनाब, इन दोनों के बीच की जो क्षेत्र है, जो दोआब है, उसे कहते हैं चल दोआब। और चेनाब और रावी के बीच के क्षेत्र को, चेनाब और रावी के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? रचना दोआब। रावी और ब्यास, इन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं बारी दोआब। और ब्यास और सतलज के बीच
ब्यास और सतलज, इसे किस नाम से जानते हैं? बिष्ट दोआब। कौन सा? बिष्ट दोआब। तो कौन कौन सी हमने देखा? सिंधु और झेलम के बीच सिंधु सागर, झेलम और चिनाब के बीच चल दोआब, चिनाब और रावी के बीच रचना दोआब, रावी और ब्यास के बीच बारी दोआब, ब्यास और सतलज के बीच बिष्ट दोआब। तो हमने दोआबों के बारे में अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करें इसे पुराने नाम क्या हैं। ये जो पांचों नदियां हैं इनके पुराने नाम। इसमें जो सबसे पहली नदी है वो है झेलम। झेलम को किस नाम से जानते हैं? वितस्ता, वितस्ता के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो आती है नदी झेलम के बाद हमारी कौन सी है? चेनाब। चेनाब का पुराना नाम है अस्किनी। क्या नाम है? अस्किनी। चेनाब के बाद रावी नदी आती है। रावी नदी का नाम है पुरुषड़ी। इसका पुराना नाम क्या है? पुरुषड़ी। रावी के बाद ब्यास नदी। ब्यास का पुराना नाम विपाशा है। कौन सा? विपाशा। ब्यास के बाद हमारी नदी आती है सतलज। कौन सी नदी आती है? सतलज। सतलज का नाम है सतुद्री। किस नाम से जानते हैं? सतुद्री के नाम से जानते हैं। जो हमारा झेलम है उसे वितस्ता, चेनाब को अस्किनी, रावी को पुरुषड़ी, ब्यास को विपाशा और सतलज को सतुद्री के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमारा जो सिंधु नदी तंत्र था वो खत्म हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। धन्यवाद।